Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we are going to discuss on the UCNet 2023 पेपर जो कि मार्च में आ रखा था मार्च में। ठीक है, जो दिसंबर 2022 का सेशन था जिसको मार्च में 2023 में कंडक्ट किया था, उसके PYQs डिस्कस करने वाले हैं EVS स्ट्रीम के। ठीक है, तो लेक्चर 1 जो आज होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी। ओके, पार्ट बी डिस्कस करेंगे जिसमें EVS के क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल के कोर क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस के PYQs रहेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस के PYQ रहेंगे। पार्ट ए नहीं डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट ए बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये क्या पूछता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ, ओके, इट इज आस्किंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं। फर्स्ट लॉ है क्या, देखो, फर्स्ट लॉ की जब भी वो बात कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताना चाहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर देखें तो ये क्या बोलता है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी of a system is equal to heat added to the system minus the work done by the system। ठीक है, ये वो बोल रहा है, हीट एडिशन के बाद माइनस वर्क डन होगा तभी ये चीज काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो दिख रहा है तुमको, ये क्या दिख रहा है कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही साथ वर्क डन को माइनस फॉर्म में लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो क्या समझ में आएगा, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करो, सपोज करो आपके पास क्या है, एक बर्नर है। ठीक है, देयर इज अ बर्नर विद इन यू। ठीक है, तुम्हारे पास है और तुम उसको क्या कर रहे हो, जला रहे हो। ठीक है, तो जब जला रहे हो एक पैन रख दो जिसको ढक्कन से क्लोज कर दो, और उस पैन में क्या होगा, तुम्हारे पास चावल होंगे। वाटर तो हो गई, ठीक है, और उसमें क्या होंगे, चावल होगा, तुम गर्म कर रहे हो। जब ये हीट होगा, जब ये हीट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये ढक्कन जो होता है ये कूदने लगता है। ढक्कन जो होता है कूद के डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट बनाता है। ठीक है, और अंदर में क्या होता है कि वेपर क्रिएट होता है, मतलब लिक्विड से वेपर बनता है। तो ये जो लिक्विड से वेपर बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा यू में चेंज आ रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। जब लिक्विड से कोई गैस बनता है तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। साथ ही साथ तुमने यहाँ पे क्या दिया, हीट एनर्जी दिया, गर्मी दे रहे हो, जला रहे हो, तो हीट एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा बॉडी का एक जगह से दूसरे जगह, ये जो ढक्कन का, तो इसमें क्या हुआ, वर्क डन क्रिएट हुआ। तो समझ में आया, जब तुमने हीट दिया वो तुम्हारा लिक्विड से वाटर वेपर बनने में इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और साथ ही साथ वर्क डन किया। तो तुम्हारा जो आंसर है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, वो जो तुम्हारा हीट एनर्जी था वो इंटरनल एनर्जी के चेंज करने में और साथ ही साथ वर्क डन करने में काम आ रहा है। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कंसेप्ट हुआ कि एनर्जी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ना कि डिस्ट्रॉय हुई है, ना कि कहीं नए तरीके से क्रिएट हो रही है। करेक्ट। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी था, बट बच्चों ने फिर भी गलती की होगी तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। A person having initial temperature 15 डिग्री सेल्सियस adiabatically 2 किलोमीटर above the surface of the earth जा रहा है, what is the final temperature of the parcel, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो एक फिगरेटिव फॉर्म में अगर बनाते हैं, ये है सरफेस, सरफेस तुम्हारा 0 किलोमीटर है। ठीक है, तुम कितना ऊपर जा रहे हो, 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो। करेक्ट, जब भी एयर जो होता है अगर वो राइज करता है तुम्हारा, ठीक है, तो वो कैसे राइज करता है, ड्राई एडियाबेटिकली, ड्राई एडियाबेटिकली राइज करेगा। ठीक है, तो ड्राई एडियाबेटिकली राइज करेगा तो उसका लैप्स रेट कितना होगा, लैप्स रेट वो होगा डेल्टा डी बाई डेल्टा डी जेड ड्राई एडियाबेटिक इक्वल टू -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर।
ये होगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं तुम्हारे फॉर्मूला फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा जेड ड्राई एडियाबेटिक इक्वल टू 9.8 माइनस 9.8। ठीक है, सॉरी माइनस 9.8 लिखना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे इक्वेशन में बनेगा क्या यहाँ पे, T2 माइनस T1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन हाइट इक्वल टू माइनस 9.8। ठीक है, फिर इक्वेशन को आगे चले हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये T2 तो निकालना है, T1 दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, Z2 दे रखा है 2 और नीचे का 0 इक्वल टू माइनस 9.8। T2 जो है तुम्हारा माइनस 9.8 इंटू 2 प्लस 15, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 19.6 प्लस 15, फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर इसका सी था, लेकिन बच्चों ने हड़बड़ी में क्या किया है, 4.6 लगा के आ गए, ए लगा के आ गए, तो सभी का गलती हो गया। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेंड किया था दे हैव गिवन इट रॉन्ग। देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ऑप्शन नहीं पढ़ना, ये किसकी गलती है, ठीक है। इतने बड़े हो चुके हो, एमएससी कर चुके हो या तो एमएससी में हो, और फिर भी आप क्वेश्चन को देख के अनदेखा कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि नहीं मार्क्स हमारे कट रहे हैं, मार्क्स हमारे डिग्रेड हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है, यू शुड नो इट। फिर आता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेनेट ऑफ द फ्रंटियर्स एथिक्स इन द सस्टेनेबल सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रंटियर्स होता क्या है। देखो, फ्रंटियर एथिक्स की अगर हम बात करते हैं, एज्यूम्स दैट द अर्थ हैज ए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। सही बात है भाई, अर्थ के पास बहुत से रिसोर्सेज है। इफ द रिसोर्सेज रन आउट इन वन एरिया, मोर कैन बी फाउंड एल्सवेयर। हाँ सही बात है। अल्टरनेटिवली ह्यूमन इंजेन्युइटी विल फाइंड द सब्स्टिट्यूट, मतलब ह्यूमन जो है इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेगा, रिसोर्स अवेलेबल नहीं तो सब्स्टिट्यूट निकाल लेगा। दिस एटीट्यूड सीज ह्यूमंस एज द मास्टर हु कैन मैनेज द प्लेनेट। ठीक है, ये सही बात है, मैनेज कर पाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टेनेट की बात करते हैं और साथ ही साथ सस्टेनेबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल सोसाइटी इस पर नहीं डील करता है। ठीक है, तुम ये सारे स्टेटमेंट पढ़ो तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो बोलता है कि अर्थ हैज ए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्सक्लूसिव ह्यूमन यूज, तो ये करेक्ट होगा क्या, नहीं करेक्ट होगा। फिर बोलता है देयर इज ऑलवेज मोर एंड इट इज ऑल फॉर ह्यूमन यूज, ये क्या करेक्ट है, नहीं। फिर बोलता है ह्यूमंस आर ए पार्ट फ्रॉम नेचर रेदर देन ए पार्ट ऑफ इट, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द नेचर, ये जरूरी है सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए, जो कि इसका टेनेट में नहीं था। करेक्ट, तो ये चीज समझ में आना चाहिए तुमको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम कैसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर को बना पाते हो। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या बनाओगे, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसमें बोलने की बात ही नहीं है। Which of the following intergovernmental conferences recommend the environmental education to cater to all the ages and socio-professional groups in the population? देखो स्टॉकहोम तो सबसे पहले आया था तुम्हारा जीएसजी को रिडक्शन के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन के लिए पहला कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ये एक तरीके से, ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। रियो जनरेट जो था वो तो अर्थ समिट है, ठीक है। अर्थ समिट में इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात नहीं की है, टू कैटर ऑल द एजेस एंड सोशल प्रोफेशनल ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन, ये नहीं था। और बर्लिन समिट की तो नाम ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तिबलिश होगा, तिबलिश, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन आया था, वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए दिमाग में। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो धड़ल्ले से आंसर दो। फिर बोलता है एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर, तो सी वाटर की सैलिनिटी देख लेते हैं। सी वाटर की सैलिनिटी क्या बोलता है, इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ सॉल्ट्स इन ग्राम्स टू द लीटर ऑफ द वाटर, या तो ग्राम बोलो, ठीक है, ग्राम्स ऑफ सी वाटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बोलता है कि एक सी वाटर टिपिकली क्लोज टू 35 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन ईच लीटर, तो एक लीटर जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर है।
तो इसको अगर हम करने चले हैं तो आंसर कैसे निकलेगा, 35 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम जो कि 1 लीटर के बराबर है इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 35/10%, दैट इज इक्वल टू 3.5%। तो आंसर तुम्हारा 3.5% था। ये काफी इजी क्वेश्चन था। देखो सैलिनिटी नहीं पता होगा तो गड़बड़ होगा। फिर मैं अगर बताना चाहूँ इसमें एडिशनल, तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो सैलिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, क्योंकि एवापोरेशन जहाँ पे ज्यादा होगा वहीं पे ना सैलिनिटी ज्यादा होगा, इक्वेटर में होता है। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के आंसर अगर आए तो बनाना आना चाहिए, अदरवाइज फिर गलती करके आओगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है यार। मोस्ट प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, सिंपल क्वेश्चन। पहला साइकिल का चक्र देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट ले नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा का सीधा तुमको भेज देगा नीचे। और उसको कौन करेगा, लेगुमिनस प्लांट्स के पास, जैसे कि पल्सेस हुआ, ये सब प्लांट्स हुआ, इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है जो इनके रूट्स में मौजूद होता है, जो कि इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं। डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं तुम्हारे प्लांट्स के लिए। फिर क्या होता है, जो फिक्स नहीं हो पाता है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद है, वो उसको एमोनिफिकेशन प्रोसेस में लेके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है वहां से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्राइट से फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो एसिमिलेट कर जाता है प्लांट के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि डिकम्पोजर जो मौजूद है वो डायरेक्टली अमोनिया से उसको कर सकते हैं फिक्स। ठीक है, डिकम्पोजर जो है अमोनिया से डायरेक्टली फिट कर सकते हैं, जिसको प्लांट डायरेक्टली क्या है, एक्सेस कर सकता है। दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस। ठीक है, अदरवाइज लाइटनिंग के प्रोसेस से भी बनता है, अदरवाइज लाइटनिंग के प्रोसेस से भी बनता है। और नाइट्रेट से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके अलावा ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से बन के फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बन सकता है। तो ये जो है ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन था। नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो। ठीक है, अगर नोट्स बनाने ही है तो इसको लिख लो और यहीं पे मेंशन कर दो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिख के। ठीक है, उनके एग्जांपल्स लिख दो, जैसे कि सुडोमोनास। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा नाइट्रोजन साइकिल एंड यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दिस थिंग। ठीक है, ऐसा मत करो। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कंसेप्चुअल अच्छे से क्लियर करके जाओ एग्जामिनेशन में, ताकि एक बूंद भी क्वेश्चन गलत ना हो। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या था, नाइट्रेट आयंस। फिर बोलता है परसिस्टेंट ऑफ डीडीटी इन एनवायरनमेंट इज नॉट ड्यू टू। ठीक है, नॉट ड्यू टू, देखो नॉट बोला है तो ये वर्ड याद रखना। पहली बात, डीडीटी अगर एनवायरनमेंट में रहेगा तो किस वजह से रहेगा, इट हैज ए लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर होगा तो मतलब क्या होगा कि वो अच्छे से तुम्हारा रिलीज आउट नहीं होगा, किस में, एटमोस्फेयर में नहीं उड़ के जाएगा। तो लो वेपर प्रेशर क्या करता है, परसिस्टेंट को पैदा करता है। तो ये सही बात है कि डीडीटी का परसिस्टेंट होना ये जरूरी है। फिर बात करता है क्या, इट्स लो रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट केमिकल एंड माइक्रोब। सही बात है, ये होने की वजह से क्या है, डीडीटी ज्यादा देर तक मौजूद रहेगा। इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसके वजह से भी ज्यादा देर तक मौजूद रहेगा। बट इट्स हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, हाई रेट ऑफ एवापोरेशन अगर होगा तो क्या ये मौजूद रहेगा, नहीं। ठीक है, तो नॉट में तुम्हारा हाई रेट ऑफ एवापोरेशन जो है फिट बैठता है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर है ये। ठीक है, हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है तुम्हारा स्पीशीज एरिया रिलेशन प्रेडिक्ट्स। ठीक है, तो स्पीशीज एरिया रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, ये सिंपली है क्या, इज द ऑब्जर्वेशन दैट द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज फाउंड इन ए रीजन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द एरिया। सही बात है भाई। ठीक है, लेकिन स्पीशीज एरिया रिलेशन में प्रिडिक्ट क्या होता है ये वो पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच स्पीशीज इन एसोसिएशन, नहीं होगा ये आंसर। एरिया ऑक्युपाइड बाय स्पीशीज इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात कर रहा है तो ये तो कतई नहीं होगा आंसर। फिर बोलता है कि मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू बी सैंपल्ड टू एनुमरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एसोसिएशन और इकोसिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। ये चीज सही बोला, अंडर ऑब्जर्वेशन पे लाया जाता है। ठीक है, मिनिमम नंबर स्पीसीज टू प्रेजेंट टू प्रायोरिटाइज एन एरिया फॉर कंजर्वेशन, ये नहीं होगा, कंजर्वेशन के लिए नहीं आता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एज ए होल आता है। तो सी जो ऑप्शन था वो करेक्ट था इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन की तो बात ही मत करो। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है
ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू होता है? ये तुम्हारा प्लांट्स, सन, ठीक है, यहां से शुरू होगा। जबकि डेट्रिटस फूड चेन क्या होगा? डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा? डेड ऑर्गेनिजम्स को कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत है। बट यहाँ पे उसने ग्रेजिंग फूड चेन की बात किया था। तो पहला ऑप्शन देखो, जैसे कि सन है, डेफिनेटली पहले आएगा। देन कम्स ग्रीन प्लांट, सही बात है। हर्बीवोरस ग्रीन प्लांट को खाते हैं डियर वगैरह। फर्स्ट और कार्निवोरस में तुम्हारे फॉक्स आ जाएंगे। सेकंड ऑर्डर में तुम्हारा लायन आ जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो 100% करेक्ट है। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चरना, जो चरते नहीं ऑर्गेनिज्म, उसकी बात चल रही है, चरने वाले ऑर्गेनिजम्स की। करेक्ट। देन कम्स यहाँ पे दिया है estimate the biological productivity of land sea needed to provide a renewable resources that population consume and to absorb the waste it generates is called as। इसका आंसर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इसको तो ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है? इज द मेजर ऑफ एरिया ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर that is required for an individual or an activity to produce all the resources it consumes and to absorb the waste it generates using prevailing technology एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें वैकरनैगल एंड रीज ने 1977 में इस चीज को बताया है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये भी काफी इजी था, इसमें कुछ बताने की इतनी खास जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो उसके लिए तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ही आएगा, इन्वायरमेंटल नहीं होगा, लाइफ प्लानेट इंडेक्स नहीं आएगा। कार्बन फुटप्रिंट तो बिल्कुल ही अलग चीज है, इसको तो कंसिडर ही मत करो। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की जब बात करता है तो इकोलॉजी का ही वर्ड यूज होगा। ये बोलता है कि विथ चेंज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन स्पीसीज दैट आर नॉट अडेप्टेड टू सच चेंजेस कंडीशंस डिसअपियर्स बाय, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन दिया होता है तो इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नहीं होगा। मास एक्सटिंक्शन नहीं, मास एक्सटिंक्शन में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हर जगह का चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात कर रहा है, ठीक है। नेचुरल एक्सटिंक्शन पॉसिबल है, स्पीसीज का माइग्रेशन हर जगह पे नहीं होता है, ठीक है। आइदर ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है या तो डेथ हो जाता है उसका उस कंडीशन में, तो नेचुरल एक्सटिंक्शन इज द ओनली आंसर हियर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लाइस एज के अगर हम बोले कि 10,000 ईयर एगो many North American animals were extinct including mammoths, mastodons, glyptodons, while the climate change very factor, इसमें climate change ही mainly factor था। पैलेंटोलॉजिस्ट जो थे इसके एविडेंसेस थे, ओवर हंटिंग ऑफ ह्यूमंस आल्सो ब्लेम फॉर इट, ये भी एक ब्लेमिंग पोजीशन है, बट स्टिल क्लाइमेट चेंज जो है इसमें बड़ा फैक्टर था, बट इसको मास एक्सटिंक्शन में नहीं लिया गया है, मास एक्सटिंक्शन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ये क्या है? ये नेचुरल एक्सटिंक्शन की बात कर रहा है, नेचुरली एक्सटिंक्ट हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस पूरा मैंने समझाया है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है डायरेक्टली फोन नंबर दिया है पूछ लो, फोन नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके तुरंत पूछो, या तो कमेंट बॉक्स पे फटाक से लिखो कोई भी डाउट अगर है, ठीक है। डोंट डिले फॉर इट। यूसीनेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है आपका अगर आप अच्छे से पीवाईक्यूज को रिवीजन करो और बेसिक कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम, हैव अ नाइस डे।